स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। एक आलीशान मकान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका कल भी मैंने जिक्र किया था। दिल्ली का जो सबसे महंगा इलाका है, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, जिस इलाके में मकान होना, ज़मीन होना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो दिल्ली के सबसे महंगे इलाके के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान D1088, जहाँ पिछले दिनों तेजस्वी यादव जहाँ अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर ईडी ने पूछताछ की थी और मकान इस समय काफ़ी चर्चा में है। और कल मैंने एक कंपनी का जिक्र किया था, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आज एक दूसरी कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका नाम है AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और दिल्ली का ये जो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये मकान किसकी संपत्ति है? तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति है। टक टक आवाज क्यों आ रहा? बंद कर। ये जो D1088 मकान है, जिसका कल मैंने जिक्र किया था, ये मकान दो कंपनियों का मुख्यालय है। कल जिस कंपनी का जिक्र किया था, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन ये मकान किसकी संपत्ति है? तो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ये संपत्ति है D1088 ये मकान। और AB एक्सपोर्ट्स के मालिक कौन हैं? तो राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तो यानी D1088 मकान, जिसकी आज कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसके मालिक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। मित्रों, तेजस्वी यादव ने न तो कभी नौकरी की, न कभी व्यापार किया, पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए, क्रिकेट में भी फेल कर गए, और कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। एक होता है कि बड़े जमींदार के बेटे हैं, कोई टाटा बिरला के बेटे हैं, तो कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। उसके बावजूद वो 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। और इस 150 करोड़ की संपत्ति कितने रुपए में हासिल किया उन्होंने? तो केवल 4 लाख रुपए में, केवल 4 लाख रुपए में, और ये उसके मालिक बन गए। और ये भी जो AB एक्सपोर्ट्स है, इस कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इस कंपनी में कोई व्यापार नहीं होता है। आखिर कोई कंपनी क्यों बनती है? व्यापार करने के लिए। कोई उसका मुनाफा होता होगा, टर्नओवर होता होगा। लेकिन इस कंपनी का न तो कोई टर्नओवर है, न यह कंपनी कोई व्यापार करती है, और न कोई कर्मचारी इसमें काम करता है। तो यानी ऐसी कंपनी है जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार होता है, न कोई टर्नओवर है। और इस कंपनी ने केवल एक ही काम किया जब से कंपनी बनी, तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। अब आप पूछेंगे 4 लाख में इसके मालिक कैसे बन गए? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग होती है। कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा, वो उतना बड़ा हिस्सेदार हो जाएगा उस कंपनी का। तो इस AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 97% शेयर है तेजस्वी प्रसाद यादव का, 97%। और ये 97% शेयर कितने में खरीदा उन्होंने? तो केवल 4 लाख रुपए में
इस कंपनी का 97% शेयर उन्होंने खरीद लिया। और लालू जी की एक बेटी है चंदा यादव, और चंदा यादव ने 7,000 रुपया खर्च कर पूंजी लगाकर बाकी बचे 7,000 3% शेयर या 7,000 शेयर खरीद लिया। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है और 3% शेयर होल्डिंग ये चंदा यादव की है। यानी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ना कोई कर्मचारी है, ना कोई व्यापार है, ना कोई टर्नओवर है, और जो 1996 में स्थापित हुई और उसने अपने पूरे कार्यकाल में एक ही काम किया, वो काम किया तेजस्वी यादव के लिए मकान खरीदने का काम। और शुरू में इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी लालू इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर कोई बन सकता, लेकिन शेयर होल्डर हर कोई नहीं बन सकता। जो शेयर खरीदेगा वही शेयर होल्डर बनेगा। लेकिन इस कंपनी का डायरेक्टर भी थे लालू के परिवार के लोग, तेजस्वी, तेज प्रताप, चंदा, रागिनी, और शेयर होल्डिंग तो उन दोनों के पास थी जो 100% शेयर होल्डिंग थी। वर्तमान में उस कंपनी की डायरेक्टर है रागिनी लालू, जो लालू जी की एक और बेटी, चौथी या पांचवी बेटी, उसकी डायरेक्टर है। और एक सिवान के बढ़हरिया के उनके बहुत विश्वस्त एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शरीकल बारी। ये माधोपुर बढ़हरिया के रहने वाले हैं, वो उसके दूसरे डायरेक्टर हैं। यानी 2 लोग इसके डायरेक्टर हैं और 2 लोग इसके शेयर होल्डर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो D1088 का जो आलीशान मकान है, इसको खरीदा कैसे गया, पैसा कहाँ से आया? तो 2007-8 में 5 करोड़ रुपए में इस मकान को जमीन सहित खरीदा गया। पैसा कहाँ से आया? तो बॉम्बे के 5 हीरे के व्यापारियों ने 1-1 करोड़ रुपया उस कंपनी को लोन दिया। और ये जो लोन दिया, बिना ब्याज के लोन दिया। जब भी कोई किसी को ऋण देता तो ब्याज सहित मांगता कि हमको ब्याज भी मिलेगा उसके बदले में। तो मुंबई के 5 हीरे और हीरे जवाहरात, सोना चांदी का काम करने वाले व्यापारियों ने इस कंपनी को 1-1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देने का काम किया। 15 साल हो गया, आज तक न तो वह 5 करोड़ वापस हुआ और न ही जो है ब्याज का पैसा का कोई भुगतान किया गया। और 7-8 में इसी 5 करोड़ की राशि से 500 वर्ग मीटर का मकान जमीन सहित खरीदा गया। दिल्ली में चलता वर्ग मीटर, तो 500 वर्ग मीटर का जमीन सहित मकान, जिसकी उस समय कीमत थी 4 करोड़ 54 लाख, या करीब 5 के जमीन सहित करीब 5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं थे। लेकिन जिस समय यह संपत्ति खरीदी गई एबी एक्सपोर्ट्स के द्वारा, उस समय लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। और इस एबी एक्सपोर्ट का रेलवे की कुछ कंपनियों के साथ भी संबंध था। 2014-15 में पुराने मकान को तोड़कर और नया मकान बनाया गया। और इस नए मकान को बनाने में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा दिया और 1 करोड़ रुपया कर्जा दिया चंदा यादव ने। भी आपने कर्जा दिया तो पैसा कहाँ से आया? आप तो गरीब परिवार में पैदा हुए, आपके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा देने के लिए पैसा कहाँ से आया? और जो आपने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट फाइल किया, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उसमें यह भी ब्यौरा देना होता है कि आपने कोई अगर कर्ज दिया है या आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उसका भी उसमें उल्लेख करना होता है। तो 2017-18 में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख का कर्जा एबी एक्सपोर्ट को दिया, लेकिन उनके एफिडेविट में कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है। और आज इस मकान सहित जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपया है।
इनकम टैक्स ने जब उन 5 कंपनियों की जांच की कि वो कौन 5 कंपनियां थी जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया कर्जा दिया, तो मुंबई के पते पर जब जांच किया गया तो सारी कंपनियां फर्जी पाई गई। उस पते पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंपनी रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, और पूरा मामला फर्जीवाड़ा पाया गया। यानी लालू के परिवार ने ही किसी से पैसा लेकर उन कंपनियों के माध्यम से एबी एक्सपोर्ट को पैसा दिलवा दिया और उस पैसे से मकान खरीद लिया गया और बाद में उसकी शेयर होल्डिंग और डायरेक्टरशिप लेकर उस कंपनी के वो मालिक बन गए। यानी 4 लाख रुपए में आज तेजस्वी प्रसाद यादव उनका परिवार 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुंबई के 5 हीरे के व्यापारियों ने 2007-8 में बी एक्सपोर्ट को बिना ब्याज का 5 करोड़ का कर्जा क्यों दिया। सवाल नंबर 2, आज तक एबी एक्सपोर्ट द्वारा न तो 5 करोड़ का मूलधन वापस किया गया, नहीं ब्याज मद के किसी पैसे का भुगतान किया गया। और ये जो एबी एक्सपोर्ट है ये पहले प्रेमचंद गुप्ता से जुड़ी कंपनी थी। तो प्रेमचंद गुप्ता मालूम है कौन है? प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। तो आखिर प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल और जैसे व्यापारियों ने क्यों अपनी कंपनी लालू परिवार को सौंप दी, या अमित कात्याल के पिता हैं ओम प्रकाश कात्याल। तो आखिर प्रेमचंद गुप्ता ने, अमित कात्याल ने, इन परिवारों ने अपनी कंपनी क्यों सौंप दी लालू प्रसाद यादव को। 2010-11 में तेजस्वी यादव को मात्र 4 लाख रुपए में इस कंपनी के 97% शेयर तथा चंदा यादव को 7,000 में शेष 3% शेयर क्यों सौंप दिए गए। क्या ये सच नहीं है कि मात्र 4 लाख रुपए की पूंजी लगाकर आज तेजस्वी यादव इस 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मित्रों, आयकर विभाग ने 2017 में संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया। यानी ये जो D1088 है ये अटैच्ड है, इसको जब्त किया जा चुका है, इसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है, उसमें कोई रह सकते हैं लेकिन उसकी कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो आयकर विभाग ने 2017 में इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया इस कंपनी के ऊपर और इस संपत्ति को जब्त कर लिया। तो यानी तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के जिस आलीशान बंगले में रहते हैं वो 2017 में इनकम टैक्स के द्वारा अटैच किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। मित्रों, मेरा नीतीश कुमार से कुछ सवाल है। नीतीश जी, क्या ये सच नहीं है 750 करोड़ के IRCTC घोटाला में चार्जशीटेड हैं और जमानत पर हैं? पहले FIR दर्ज होता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर बेल, उन्होंने बेल का आवेदन दिया तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस मामले में बेल पर है। इस मामले का ट्रायल बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है और जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो महीने में 2 बार 3 बार न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना पड़ेगा। दूसरा जो मामला नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है, इसमें CBI ने 25 तारीख को पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है। नीतीश जी, क्या आपको ये नहीं मालूम है कि 29 साल की उम्र में, अभी उनकी उम्र 33 साल है, 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव एबी एक्सपोर्ट, AK इन्फोसिस्टम जैसी कंपनियों तथा अन्य के माध्यम से 52 से ज़्यादा अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। लोगों की जिंदगी बीत जाती एक किता मकान बनाने में, एक किता जमीन खरीदने में, और आज 33 साल उम्र होगी तेजस्वी यादव की। 52 संपत्ति के मालिक हैं और एक एक संपत्ति का मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में विस्तार से जिक्र कर दिया है। और मैं चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो उसको खारिज कर दें और बताएं कि 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए इतने कम उम्र के अंदर। नीतीश जी, क्या भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति राज्य का उप मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? क्या ये बिहार जैसे राज्य के लिए शोभा देता है?
और जो नीतीश जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, कि आपके मंत्रिमंडल का आपके नंबर 2 का जो मंत्री है उस पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले चल रहे हैं, चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, ट्रायल शुरू होने वाला है, सीबीआई और बातचीत के लिए उनको 25 तारीख को बुला रही है और 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है? और श्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं, आपने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा, तो श्री नीतीश जी अगर आपने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने का निर्णय लिया है तो अविलंब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने का काम करें और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ सकते हैं, यह संदेश देने का काम करें। दूसरे मित्रों, मैंने और लिखित रूप में भी जो एक नोट है वो आपको दे दिया है। अब इस विषय के बारे में, इसी विषय से जुड़ा कोई अगर जानकारी प्राप्त करना हो, कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। क्या लग रहा है 25 तारीख को क्या होगा? अब ये तो सीबीआई बता सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सीबीआई ने जब, क्योंकि उन्होंने 2 बार तो बहाना किया, 4 तारीख को उपस्थित नहीं हुए, फिर कहा कि पत्नी बीमार है, फिर कोर्ट में चले गए, तो सीबीआई ने ये कहा कि इस महीने के अंत तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सीबीआई ने नहीं कहा है कि हम कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। सीबीआई ने कहा है कि इस महीने तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब क्या करेगी सीबीआई, ये तो सीबीआई बता सकते, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सीबीआई ने ये नहीं कहा है कि हम कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इस महीने तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेगी सीबीआई, इसका जवाब तो सीबीआई दे सकती, ईडी दे सकती है। लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि श्री ललन सिंह और श्री नीतीश कुमार के माध्यम से जांच एजेंसियों को जो पुख्ता सबूत मिला है, उस पुख्ता सबूत मिलने के बाद किसी के भी दूर दूर तक बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आईआरसीटी मामले में क्या तेज प्रताप पर कुछ नहीं, केवल तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और मीसा भारती पर है। और वो मामले पर जैसे मैंने बताया कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ट्रायल शुरू होने वाला है। 3 साल विलम्ब हो गया ट्रायल में कोविड के कारण, कुछ तकनीकी कारणों से, और इसलिए नीतीश जी बार बार कहते हैं कि ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो मैंने इसलिए बयान दिया कि नीतीश जी को मालूम है कि इसका हश्र क्या होने वाला है। वो चाहते हैं कि सीबीआई चुप क्यों है, सीबीआई शिथिल क्यों है, सीबीआई धीमी गति से काम क्यों कर रही है। सीबीआई को और तेज गति से काम करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई तेज गति से काम करेगी तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, तो नीतीश कुमार को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए जनता दल यू चाहती है कि मामले में तेजी आए, जांच एजेंसियां और तेजी से काम करें।